काशी, ध्यान, योग, चैतन्यता की नगरी, विश्व की धर्म, कला और संस्कृति की नगरी और इसी काशी की निरंतर धारा में प्रवाहमान सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का स्वागत करते हैं। और आज बात करेंगे सनातन की। सनातन मात्र धर्म नहीं, यह एक जीवन शैली है, भारत की आत्मा है, भारत का गौरव है, या यूं कहें कि भारत का संपूर्ण हस्ताक्षर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भारत को समझना है, सनातन को समझना है तो संस्कृत को भी समझना ही होगा। और बात जब संस्कृत भाषा के अन्वेषण और संप्रेषण की हो या सूक्ष्म भावा अभिव्यक्ति की हो तो हमारे मानस पटल पर एक ही नाम अंकित होता है और वो है प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका हमारे इस कार्यक्रम में। और उनके बारे में आगे परिचय देते हुए आपको ये भी बता दें कि आप अनेक उच्च शिक्षण संस्थाओं में अपनी ज्ञान संपदा से वहाँ के पौध को सिंचित कर चुके हैं और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं बतौर कुलपति दे रहे हैं। तो चलिए आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। और आज आपका सानिध्य हमें मिला है, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। और आज जो बात होगी वो हमारे दर्शकों के लिए ऐसी बातें निकल करके आएंगी आज आपके मुखारबिंदु से, मुझे लगता है कि जो सनातन की चर्चा होगी जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं वो भी दूर होंगी। तो सबसे पहले तो सनातन को ही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आज की जो पीढ़ी है वो सनातन को कुछ कुछ समझती है और कुछ कुछ नहीं भी समझती है। तो क्या है वास्तव में सनातन धर्म? इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे भी उतना ही आनंद हो रहा है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि सनातन पर विचार करने के लिए एक अनुसंधान केंद्र का आरंभ काशी में हुआ है जी। काशी सनातन का स्थान है, काशी भी सनातन है। काशी सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा स्थान है जी। इस दृष्टि से यहाँ इस चर्चा का आरंभ होना, इसको हम एपी सेंटर जो बोलते हैं जी। सनातन के बारे में जो भी चर्चा होती है, ये एक केंद्र स्थान है। इस केंद्र से जो भी तरंगे निकलेंगे वो पूरे विश्व भर फैलेंगे निश्चित। तो सनातन के अवधारणा के बारे में आप चर्चा कर रही थी जी। मीनाक्षी जी, सनातन जो है वो सदातन है। जी। सदातन जो हमेशा शाश्वत, नित्य, फिर भी विनूतन। जी। जो नित्य होता है वही विनूतन हो सकता है, जो अनित्य होता है वो विनूतन नहीं हो सकता है, वो नाश की ओर जाता है। जी। तो इसलिए सनातन की जब बात आती है तो भारत की, जैसे आपने कहा, अस्मिता, भारत की आत्मा के रूप में हमें सनातन को देखना है। जी। सनातन तत्व जो है वो हमारा एक धर्म का नाम है, जीवन शैली का नाम है, विचार का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई जनांग का नाम नहीं है, कोई समुदाय का नाम नहीं है, कोई एक संस्कृति का नाम नहीं है। लेकिन सनातन वो है जो विश्व की रचना की, प्रकृति की जो धारा है उस धारा का नाम सनातन है। जी बिल्कुल। और जो सदा हमेशा मन मस्तिष्क में हमारे विराजमान रही है वो सनातनी परंपरा ही रही है। वो अलग बात है कि कभी कभी आधुनिक होने की होड़ में हम अपने ही अस्तित्व को भूल बैठते हैं। ये गलती अक्सर हमसे होती है, इसे ही सुधारने की जरूरत है। जब बात 21वीं सदी के भारत की हो रही है, जिसे दुनिया विश्व गुरु के रूप में देख भी रही है और आज स्वीकार भी करने लगी है, तो ऐसी स्थिति में सनातन को लेकर के बहुत सारी गोष्ठी, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो ये चर्चा और ये विमर्श किस लिए इतना आवश्यक है? देखिए, हर एक राष्ट्र अपना मूल अस्तित्व के बारे में सोचते रहना चाहिए, चाहे वो जापान हो, चाहे अमेरिका हो। भारत की अस्मिता, भारत की जो अपनी परंपरा में जो निहित तत्व है उसके बारे में जब तक हम अन्वेषण नहीं करेंगे, जब तक उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, विमर्श नहीं करेंगे, हम भारत को खड़ा नहीं कर सकते। आज जिस देश में हम जी रहे हैं, जिस देश में हम अपना व्यक्तित्व को निर्माण कर रहे हैं,
उस देश में मैं मानता हूं एक डाइकोटोमी है, जी। दो भाग हम देख सकते हैं, एक इंडिया है, एक भारत है। हमारा चॉइस क्या है, क्या हम इंडिया बनाना चाहते हैं या भारत बनाना चाहते हैं? इंडिया और भारत में बहुत अंतर है। हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक इंडिया बनाना चाहते थे जी। इंडिया वो है जो विदेशियों ने हमको देखा, उस आईने में हम अपने आप को, हमारा प्रतिबिंब को देखा, तो हमने सोचा यही हम है। वास्तविक रूप से वो विदेशियों ने जिस रूप से हमको दिखाया हमारा प्रतिबिंब को, हमने सोचा ये हम है, वो है इंडिया है। जी। यदि हम अपने आप को मूल रूप से हमारे बिंब के आधार पर हम अपने आप को देखेंगे, वह भारत होगा। जी। आज तक हमने भारत को देखा ही नहीं है। आज हम जितने भी हमारे सामने हैं वो सारा इंडिया है। ये बहुत बड़ा इंडिया के सामने अपना एक मूल बिंब का दर्शन करने के लिए एक अवसर आया है, वो भारत है। जी। उस भारत को यदि हमें फिर से एक आत्मदर्शन की ओर लेके जाना है, तब मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ, और सनातन परंपरा के बिना ये नहीं हो सकता है। जी। तो सनातन परंपरा को ये नहीं मानना है कि हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि सनातन का समझ जब नहीं है तब हम पीछे जा रहे हैं ऐसा लगता है। जी। क्योंकि हमारी काल गणना व्यवस्था जो है, भारत का यदि अपने आप को इतिहास देखेंगे, यहाँ हिस्ट्री नहीं है। जी। हिस्ट्री एक एलियन आइडिया है हमारे लिए। ये ठीक कहते हैं कि लोग भारत में हिस्ट्री नहीं है, भारत में लोग हिस्ट्री के बारे में जानकार नहीं है और हिस्ट्री के बारे में सचेत नहीं है, तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्ट्री है ही नहीं। क्योंकि हिस्ट्री वो होता है कि जहाँ काल को एक रेखा के रूप में देखा जाता है, ये लीनियर फॉर्म ऑफ टाइम। हम लीनियर फॉर्म को हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में लीनियर फॉर्म है, भारत में साइक्लिक फॉर्म में काल है। काल यदि चक्र है, इस चक्र में कहाँ आदि है कहाँ अंत है, आदि अंत नहीं है। इस दृष्टि से केवल छोटे भारत का कुछ इतिहास को लेकर यदि हम भारत को खड़ा करेंगे, तब ये भारत हमको केवल एक छोटा देश के रूप में देखेगा, और ये इस तरह के इंडिया ही बनेगा, भारत नहीं बन सकता जी। भारत वर्ष को यदि बनाना है, तब हमें एक काल को चक्र के रूप में देखना है, जहां आदि नहीं है, अंत नहीं। इसलिए हम सनातन को यहाँ खड़ा कर रहे हैं। सनातन का मतलब है काल चक्र में जिसका आदि और अंत नहीं है, ऐसे तत्व के बारे में हम चिंतन करेंगे तो भारत बनेगा जी। क्या बात है। और सनातन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां जो फैलाई गई और जो उपेक्षित नजरों से इसे देखा गया देश दुनिया के द्वारा, उसको लेकर के हमारे मन में भी कहीं ना कहीं अपने ही प्रति एक हीन भावना जो आ गई, उसे ही सुधारने की जरूरत है। और सुधार तभी पाएंगे जब उसे हम सही तरीके से समझ पाएंगे। सनातन को लेकर के लोग कहते हैं मिथ है, माइथोलॉजी बहुत है यहाँ पर, और गाय के गोबर की भी लोग पूजा करते हैं गौरी गणेश बना करके, ऐसा बाहर लोग कहते हैं। बहुत सारे जो अपने को आधुनिक कहते हैं वो भी ऐसा मानते हैं। सनातन की वैज्ञानिकता को समझना बहुत जरूरी है। सनातन कितना वैज्ञानिक है और क्यों ये जरूरी है। आज अगर अंतरिक्ष में भी हमें जाना है, वहां की भी यात्रा करनी है, तो वहां भी सनातन की अपनी पैठ है जो है, इसको आपके माध्यम से वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। बहुत गंभीर प्रश्न है जी। आपने विज्ञान की बात लेके आई। विज्ञान आज का साइंस नहीं है जी। तो ये दोनों को हमें ठीक से समझना चाहिए। यदि साइंस, जिस साइंस को हम मानते हैं कि केवल एक अपना एक प्रश्न करने का फ्रेम है, उस फ्रेम के बाहर नहीं जा सकते हैं, और उसके अंदर रहते हुए हम जिसको हम प्रूव कर सकते हैं और जिसको हम पुनः क्रिएट कर सकते हैं लैब में, उतना ही साइंस है, ऐसा सोचेंगे तो साइंस का दायरा बहुत कम हो जाएगा जी। आज जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, विज्ञानी हैं, वह ऋषि होते हैं। जो इस फ्रेम से बाहर सोच सकता है वही ऋषि बनता है, नहीं तो वो केवल एक टेक्नोलॉजिस्ट बन जाता है। तो साइंस के दायरा को, साइंस का जो एक फ्रेम है, उससे बाहर भी विज्ञान है जी। यह बात भारत ने सिखाया था। ये प्रश्न करने का, साइंस क्या होता है,
अपने आप को प्रश्न करना। प्रश्न और जिज्ञासा में बहुत अंतर है जी। देखिए, आज हम जितने भी हमारे साइंटिफिक टेम्परमेंट के आधार पर भारत को, भारतीय विचार को, भारतीय परंपरा को, भारतीय आचार आचार विधान को यदि प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न के पीछे क्या है? उस प्रश्न के पीछे जिज्ञासा नहीं है जी। उस प्रश्न के पीछे तिरस्कार है, इस प्रश्न के पीछे निराकरण है, इस प्रश्न के पीछे संदेह है। संदेह, निराकरण या किसी के अस्तित्व के बारे में आपका यदि मन में यदि तिरस्कार भाव है जी। उससे जो प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न के लिए कोई समाधान नहीं कर सकता है। मैं मानता हूं आप जिज्ञासा से पूछ लीजिए। यदि जिज्ञासा है तो विज्ञान अपने आप से खुलता है जी। भारत का विज्ञान ऐसा है। इसको मैं भूमिका के रूप में बताया मैंने, क्योंकि जब भी भारत को प्रश्न करने के लिए लोगों ने अपने आप को साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ हम करेंगे, तो भारत को क्यों आप अभी जितने भी प्रयोग से लोग करते हैं, होगा प्रयोग यशस्वी, लेकिन कितने ऐसे प्रयोग हैं जो प्रयोग काल में वो वितत बन गया है, काल में वो नहीं टिका, असत्य बन गया है। तो तब साइंस हमेशा कहता हमें अपने आप को परिष्कृत करते रहेंगे। तो मैं काल के परीक्षा में जो अनंत काल से परीक्षित होते हुए भी जो जीवंत है, आप उसके लिए आपका केवल विज्ञान का कुछ प्रश्नों से कुछ होने वाला नहीं। तो मैं मानता हूं भारत में जितने भी हमारी परंपराओं से जो कुछ मान्यताएं हैं, जो मान्यताएं काल के परीक्षा में बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि उनके बारे में हमें ठीक से समझने के लिए जिज्ञासा, इसलिए मैं बताता हूं हमारे युवा पीढ़ी में जिज्ञासा करने की एक क्षमता हमें निर्माण करना चाहिए। उसको मैं बोलता हूं भारतीय मन को तैयार करना चाहिए। जब तक भारतीय मन का सर्जन नहीं होगा विदेशी दृष्टि से और उस पाश्चात्य मन से, हम भारत को समझ नहीं पाएंगे। यदि भारतीय मन सिद्ध है तो उस मन से जिज्ञासाएं आती है, उसके लिए भारत उत्तर दे सकता है। जी बिल्कुल। और भारतीय मन की बात हो रही है, भारतीय मन क्या है ये सभी जानते हैं। वो ऐसा मन है जहां पर सबको सहज स्वीकार करने की भावना भी है, लेकिन साथ ही साथ एक गौरव है, एक स्वाभिमान है। तो इस स्वाभिमान की रक्षा के लिए, इस स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए हमें स्वयं को निरंतर प्रवाहमान भी रखना है और स्वयं की जो अतीत है उसके गौरव को भी स्वीकार करते चलना है। कहते हैं कि जो सनातनी परंपरा रही है, चाहे वो घर परिवार की परंपरा हो, विद्यालयों की परंपरा हो, या फिर किसी भी प्रकार के विधि विधान की परंपरा हो, वो बहुत अनूठी रही है, अलग रही है जो है। और ये भी हम दावा करते हैं कि वो बहुत वैज्ञानिक भी रही है जो है। और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उसी रूप में। जैसा आपने अभी कहा कि स्वयं को समझना बहुत जरूरी है, इसको स्वीकार करना भी जरूरी है। तो कैसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों में और अपने 21वीं सदी के भारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आज निरंतर ऊंचाई को छू रहा है और विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सनातनी परंपरा जो है, जो छोटी हो या बड़ी हो, जैसे हमारे आदिकाल में गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी और हम मुखार बिंदु से गुरुओं के जो श्रवण करते थे उसी से अपने पूरे विद्याधन को अर्जित करते थे, क्योंकि बहुत सारे उच्च शिक्षण संस्थानों में आपने अपनी ज्ञान संपदा से उसे संचित किया हुआ है। आपका एक अच्छा अनुभव है कि विद्यालयों की अगर बात करें या विश्वविद्यालयों की भी बात करें, तो वहां पे सनातन को हम किस तरीके से प्रवाहमान कर सकते हैं? जी देखिए, बहुत इसके बारे में चिंतन करने का जरूरत है। जी। एक बात मेरे अनुभव से मैं कहना चाहता हूं, भारत में आज 75 साल बाद में भी जी। हम इस तरह का विचार करने के मजबूरी के क्षण में हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। और एक बात है कि इसका कारण क्या है। जी। हमें आयुर्वेद में एक परिहार जब भी करेंगे तो हम कोई समस्या के लिए ये परिहार, हम ऐसा नहीं सोचेंगे। समस्या के लिए कोई परिहार नहीं होता है, समस्या का निदान के लिए परिहार ढूंढना है। जी। हमें समस्या का निदान तक जाना है। जब निदान पता चल गया, उस निदान के लिए हमें परिहार ढूंढना है, तो समस्या अपने आप में चली जाती है। जी। उस दृष्टि से देखेंगे तो भारत में अभी विचार में जो भ्रष्टाचार आया है, मन में, हमारे विचार में
जी। जो विचार के ऊपर अत्याचार हुआ है, लोगों ने किया, उसको हमने स्वीकारा और उसमें हमारे मन में इतने विचार निकलते हैं, हम खुद अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो हमारे इसका मूल निदान क्या है? वो भाषा है। जी। क्योंकि भर्तृहरि ने कहा है, एक बहुत उच्च स्तरीय भाषा विज्ञान का सूत्र है वो, जी। हमारे विचार को निर्वहन करने वाला तत्व है भाषा है। जी। वो बताते हैं, ये जो भाषा है, ज्ञानम भाषानुविद्धम, जैसे एक पट में, एक वस्त्र में आतान वितान होता है तंतुओं का, ऐसे ही हमारा ज्ञान, हम जो भी सोच आता है, उस सोच में भाषा के बिना सोच ही नहीं हो सकता। जी। तो भाषा हमारे विचारों को, हमारे सोच को प्रभावित करती है। इट गवर्न्स आवर थिंकिंग पैटर्न। देखिए, हमारे भारत में जब से संस्कृत का विच्छेद हुआ है, जी। संस्कृत भाषा से हम वंचित हुए हैं, तब से हम नीचे गिर रहे हैं। मैं एक भाषा के बारे में नहीं कर रहा हूं, संस्कृत, क्योंकि हमारे जितने भी भाषाएं हैं, वो सारी भाषाएं उतनी ही क्षमता वाली भाषाएं, चाहे वो हिंदी हो, आसामी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो। भारतीय संस्कृति को धारण करने की क्षमता इन भाषाओं में है, भारतीय विचार को धारण करने की क्षमता इन विचारों में, इन भाषाओं में जी। लेकिन हर एक भाषाएं जो है, एक एक प्रांत में और एक एक व्यवस्था में सीमित है। कन्नड़ भाषी के लिए कन्नड़ कन्नड़ है, तमिल भाषी के लिए तमिल है, तेलुगु भाषी के लिए तेलुगु है। भारतीय के लिए क्या भाषा है? जी। प्राचीन काल में संस्कृत का नाम भारती था। तो कर्नाटक के लिए जैसे कन्नड़ है, वैसे भारत के लिए भारती है। जी। तो भारती को छोड़ दिया हमने, भारतीय को कैसे बना सकते हैं? जो कन्नड़ नहीं जानता है वो कन्नड़ भाषी नहीं हो सकता है जी। जो तमिल नहीं जानता है वो तमिल भाषी नहीं हो सकता है जी। जो भारतीय नहीं जानता है वो भारतीय कैसे बन सकता है जी। तो इस विचार को हमने छोड़ दिया, तो हम आगे निकल गए। उतना ही नहीं, जिस भाषा से हमारा कोई संबंध नहीं रहा, उस भाषा को हमने इतनी मान्यता दी है। ठीक है, कोई भाषा अस्पृश्य नहीं है जी। कोई भाषा अस्पृश्य नहीं है दुनिया में। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, ऐसे विचार के लोग हैं हम। सभी भाषाओं को, सभी विचार को, अच्छे विचारों को हमने स्वीकारा है, उसको यहाँ पाला है। ऐसा ही नहीं है हमने स्वीकारा है, उसको पाला है जी। लेकिन हमारे घर में हमारी माँ के लिए पूजिता है, सभी माँ जितने भी माताएं हैं सबके लिए पूजिता है जी। लेकिन हमारे माँ का स्थान को हम किसी को नहीं दे सकते जी। ऐसे ही हमारी भाषा का स्थान किसी और के लिए दिया। उतना ही नहीं, इन सारी भाषाओं को दासी बना दिया। इतना बना दिया तो अंग्रेजी की बनाई जी नहीं सकते जी। तो ऐसे हालत में हम मूल कारण मानते हैं संस्कृत का विच्छेद जी। उस कारण से सभी भारतीय भाषाएं भी दुर्बल हो गए हैं। भाषा के कारण विचार भी दुर्बल हो गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। विवेकानंद जी को एक दिन किसी ने पूछा, आप विवाह क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं किसी नारी को देखता हूं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो मैं केवल माँ को देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे दुर्गा माँ का दर्शन मुझे हो जाता है। जब दुर्गा माँ का दर्शन करता हूं तो मेरे मन में विचार कैसे आएगा? तो मेरे मन में यही विचार आएगा, माँ का सेवा करो। तो ये शब्द जो है वहां देख लीजिए, ये दर्शन शब्द है जी। मैं काशी में जाता हूं तो बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करता हूं, गंगा जी में स्नान करता हूं। स्नान और दर्शन शब्द यदि हमारी भाषाओं से लुप्त हो गई, मान के चलिए मैं अंग्रेजी बोलता गया और तो क्या मैं इस दर्शन का अनुभव कर सकता हूं? दर्शन शब्द में या स्नान में, अभिषेक में जो भक्ति श्रद्धा भाव है वो बातिंग में नहीं है, वो सीइंग में नहीं है, परसीविंग में नहीं है।
तो अंग्रेजी के शब्द उसको, उस विचार को, उस भाव को धारण नहीं कर पाते, धारणा शक्ति नहीं है। जिसमें धारणा शक्ति नहीं है, उस व्हीकल को लेके हम जा रहे हैं, वो हमें हमारी संस्कृति को, हमारा विचार को कभी नहीं धारण कर नहीं पाएगा जी। उसको लेकर हम भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो इस कारण से संस्कृत का विच्छेद ही मूल कारण है। जब तक हम सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठापना करने की बात आती है तो संस्कृत के बिना नहीं हो सकता है जी। हमारी भारतीय भाषाओं के बिना नहीं हो सकता है। तो मैं केवल संस्कृत नहीं, हमारे सारी भाषाएं, भारतीय भाषाएं, चाहे वो बोली हो, चाहे अवधी हो, चाहे ब्रज हो, इस तरह की सारी बोलियों को, उनके साहित्य को हमें फिर से खड़ा करना होगा, तभी भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति, भारतीय मन तैयार होगा। क्या बात है। तो वैसे भी कहा जाता है कि भारत की चारों दिशाओं में अगर कोई भाषा सहज स्वीकार्य है तो वो एकमात्र भाषा है संस्कृत, जिसे आंख मूंद करके भी आप सुनेंगे तो भारतीयता के ही दर्शन होंगे आपको। अगर हम हिंदी की भी बात करें तो जितनी दिशाओं में हम बढ़ते जाएंगे वहां वहां की हिंदी में हमें कुछ न कुछ अलगाव और कुछ न कुछ बिखराव सा महसूस होगा। भले ही हिंदी को लेकर के विरोधाभास हो, लेकिन संस्कृत को लेकर के कभी कोई विरोधाभास नहीं रहा है। लेकिन जहां मातृभाषा हम हिंदी की बात करते हैं और उसके ही अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है, वहां संस्कृत जो कि माँ की भी माँ है, जहां से कि हमारी मातृभाषा हिंदी का जन्म हुआ है, उसके अस्तित्व की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? ये चना चबाने और शहनाई बजाने जैसा ही बिल्कुल होके रह गया अभी। तो इस पर आपका क्या मंतव्य है? देखिए, कोई देश में राजपत्र के द्वारा किसी भाषा का पुनर्स्थापना नहीं हो सकती है जी। राजपत्र, राज्य के आदेश, और हमने उत्सव मनाया जी। हिंदी साहित्योत्सव मनाया, ये सारा करना चाहिए, लेकिन इससे भाषा की प्रतिष्ठापना नहीं होगी जी। भाषा, उपनिषदों में ऐसा कहा गया है, वाग्वई जाया। यदि मैं पुरुष, मतलब ऐसे पुरुष या स्त्री का व्यवस्था को एक कल्पना के साथ करिए आप। विचार यदि पुरुष है तो भाषा पत्नी है जी। तो एक दाम्पत्य चलता है। तो इसमें दाम्पत्य विघटित हो गया तो हम उस तरह के विचारों को खड़ा नहीं कर सकते। तो उपनिषद की बात है, वाग्वई जाया। तो भारतीय विचार को हम खड़ा, सनातन विचार को हम खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो दाम्पत्य चाहिए वो दाम्पत्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता जी। तो इस दाम्पत्य को निर्वहन करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी नहीं हो सकता है, तो अपने आप को मन करना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मुझे निर्णय करना होगा जी। हर एक व्यक्ति को निर्णय करना होगा। केवल सोशल या पॉलिटिकल चेंज के कारण से हम किसी भाषा का विकास नहीं कर सकते जी। इसलिए क्या करना होगा? देखिए, जब हमारी अमेरिका में एक समय आ गया जब लोगों ने सोचा कि हमारे रूट के बिना हम यहाँ अपने आप को समझ नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जहाँ लोग बाहर से आए हैं, कोई उस देश का कोई अपनापन किसी को नहीं है जी। है तो वो अपना जीवन के लिए, ये देश जीवन यापन के लिए है, तो भी राष्ट्रभक्ति है, तो भी वो केवल एक व्यवस्था के तरह, एक नेशन कल्पना है। तो हमारे लिए भारत में हजारों सालों से, लाखों सालों से जो भारतीय परंपरा है, इस धरती को हमने माँ के रूप में देखा है, पृथ्वी को माँ के रूप में देखा है। तो ये हमारा संबंध अलग है। तो इस संबंध को, मतलब इस तरह के संबंध को भाषा के बिना नहीं हो सकता है। तो धरती और संस्कृति, भाषा, ये सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहां हम रहे हैं ये प्रकृति के साथ संवाद करने के लिए भी भाषा हमारे लिए है जी। तो खुद के साथ भाषा, संवाद करने के लिए भी भाषा है जी। क्या मैं खुद के साथ मैं किसी अन्य व्यक्ति की भाषा में कर सकता हूँ क्या व्यवहार? मैं खुद के साथ अपनी भाषा में व्यवहार करूंगा, मेरा ही अंदर में साक्षी के रूप में जिस भाषा में मैं कर सकता हूँ। इसलिए मातृभाषा की बात आई है। मातृभाषा ये नहीं है कि जिसको सिखाया गया, जो ये सिखाया जाता है वो मातृभाषा नहीं हो सकती है। मैं ये भी बोलता हूँ, ये साइंटिफिक प्रूवन तथ्य है जी। मैं यहाँ जन्म लिया हूँ और मेरे शरीर जो है वो एक दिन की किसी का सर्जन नहीं है जी। लाखों सालों से, हजारों सालों से ये सारे शरीर की रचना बनी है।
ये साइंटिफिक है, ये तो जी। मैं नहीं कह रहा हूँ। जी। इसमें जितने भी हम्म। संस्थान विशेष है, जैसे मेरा मेरा ओकल कार्ड का उदाहरण जी। देता हूँ। ओकल कार्ड ऐसे स्वरों का उच्चारण कर सकता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्णों का कॉम्बिनेशन को उच्चारण कर सकता है, क्योंकि हमारे सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस तरह के वर्णों का उच्चारण करके इसको ट्रेन किया है। जी। सो दिस इज ए ट्रेन्ड वोकल कार्ड है, ये मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है। हम्म। हजारों लाखों साल से इसको ट्रेन किया गया है, तो उस ट्रेनिंग के कारण से मेरा वोकल कार्ड आज बना है। जी। ठीक है, ऐसे ही मेरा मस्तिष्क भी आज नहीं बना है, मेरा जी। कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। हम्म। मेरा मस्तिष्क में जितने भी हार्डवायर्ड सिस्टम है, ये सारा मुझे दिया गया है। ये हार्डवायर्ड सिस्टम में नेचुरल लैंग्वेज भी उसमें जुड़ गया है, वो है हमारी भाषाएं। जी। तो हमारे शब्द, उस इन 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 वाक्यों का संरचना, ये सारे जो है हार्डवायर्ड आ गया है। इसके बिना मैं इंटरनली इस सिस्टम को ठीक से मैं फंक्शन नहीं कर सकता। जी। तो इस दृष्टि से हमारी भाषा को हमें एक आत्मिक भाषा के रूप में लेना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। और भाषा की समृद्धता की अगर बात करें, और विशेषकर अगर संस्कृत भाषा की समृद्ध होने और वैज्ञानिक होने की बात करें, तो इतनी वैज्ञानिक ये भाषा है कि अगर हम इसका उच्चारण करें और इस भाषा का प्रयोग करें तो हमारे कई विकार जो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं वो भी दूर हो जाएंगे, ऐसा भी दावा किया जाता है हमारे सनातन धर्म में। 21वीं सदी का भारत, और मैं तो अपने दर्शकों की तरफ से ये कहना चाहूंगी कि इस 21वीं सदी का भारत ही नहीं बल्कि 21वीं सदी का पूरा विश्व ही जो है सनातन से कुछ अपेक्षा रख रहा है इस समय। अभी जो इस समय हाल फिलहाल में जो माहौल है विश्व का, अहम की लड़ाई है, तमाम युद्ध हमारे समक्ष है, जो है पर्यावरण संतुलन की बात हम करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, पारिवारिक विघटन की बात करते हैं, अवसाद की बात करते हैं। इस सब का हल कहीं ना कहीं सनातन में छुपा हुआ है। एक एक करके लेना चाहेंगे, और सबसे पहले जो अभी हाल फिलहाल की मौजूदा स्थिति, वैश्विक विस्तार, सीमा का विस्तार और अहम की जो लड़ाइयां चल रही हैं, इसको लेकर के हमारा सनातन क्या कुछ कह सकता है? देखिए कितना सुंदर प्रश्न आपने पूछा। अभी अभी हमने विश्व का नेतृत्व का निर्वहन किया है भारत ने। जी। क्या सूत्र था उसका? G20 का नेतृत्व का निर्वहन विश्व ने, भारत ने किया। जी। हमारे माननीय वन अर्थ वन नेशन। यस, भारत हमारे इस क्षेत्र के जी। हमारे नेता जी। हमारे भारत के जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सूत्र से उन्होंने बांधा, वसुधैव कुटुंबकम। देखिए सीमा कहाँ है जी। हम सीमा के लिए लड़ते नहीं है, कोई सीमा नहीं है। देखिए ये हम ऐसे मानने वाले हैं, ये शरीर है, शरीर के लिए कुछ सीमा होती क्योंकि शरीर एक अपने आप में एक देश की व्यवस्था में बनी है जी। लेकिन इस शरीर से जितना हम संबंध रखते हैं उतना ही आत्मा के कारण से, आत्मा तो इस शरीर मात्र से नहीं है, आत्मा सब जगह में विस्तारित है, व्याप्त है, ऐसा मानने वाले हैं हम जी। तो देखिए हमारा केवल भारत एक सीमा के कारण से हम भारत को नहीं देख रहे हैं, एक व्यवस्था है, लेकिन भारत जो है वो विश्व वसुधैव कुटुंबकम ऐसा मानने वाला देश है जी। तो हमारा संदेश बहुत स्पष्ट था, कोई सीमा के लिए लड़ना नहीं चाहिए जी। हम भी नहीं लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन सुरक्षा के लिए लड़ना चाहिए जी। क्योंकि जब तक सभी लोग अपना कर्तव्य करते रहेंगे भूमि के लिए, दूसरों के लिए, तब तक कोई युद्ध का विषय नहीं है जी। क्योंकि अब ह्यूमन राइट्स की जब बात आ गई तो मैं हमेशा कहता हूं, राइट्स के बारे में बात मत करिए, ड्यूटी के बारे में बात करिए। जब ड्यूटी के बारे में बात होगी, दूसरों का राइट्स स्वयं रक्षित हो गए हैं। दूसरों का अधिकार कैसे रक्षित हो जाते हैं? यदि कोई अपना ड्यूटी करता है। सभी देश अपने अपने के लिए नहीं लड़े, दूसरों के लिए यदि अपना कर्तव्य करे तो नेचुरली वो राइट्स बन जाता है जी। तो इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम एक सूत्र से हमने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सीमा कोई नहीं है, सीमा के लिए लड़ना नहीं चाहिए जी। ऐसे ही जैसे आपने कहा, हमारे प्राचीन 21वीं शताब्दी में जब हम विश्व गुरुत्व के साथ केवल नेतृत्व नहीं जी, नेतृत्व तो एक काल सीमा का अपेक्षा थी, तो हमने नेतृत्व किया जी। विश्व नेतृत्व का एक भाव
के साथ यदि विश्व देखता है तो नेतृत्व देने के लिए हमारे भारत में क्षमता है। जी। यदि विश्व हमें गुरु के रूप में देखना चाहता है तो गुरुत्व का निर्वहन करने का भी जिम्मेदारी हमारे में है। जी। तो नेतृत्व करने के लिए जैसे शक्ति चाहिए और विशाल हृदय चाहिए, जी। ऐसे ही गुरुत्व निभाने के लिए ज्ञान चाहिए जी। और सदाचार चाहिए। जी। तो नेतृत्व अलग है, गुरुत्व अलग है। हम्म। तो इसको निभाने के लिए भी भारत में क्षमता है। ये कहां से आता है? ये दोनों, नेतृत्व करने की क्षमता और गुरुत्व निर्वहन करने की क्षमता, ये सनातन कारण से। जी। हमारा अश्वत्थ, ये अश्वत्थ जो बोलते हैं ना, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ये जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जी। ये सनातन परंपरा का एक चिन्ह है, अश्वत्थ जो है। जी। तो अश्वत्थ शाश्वत, अश्वत्थ शाश्वत तत्व का आधार पर जितने भी सूत्र निकले हैं, उसके आधार पर भारत विश्व नेता भी बनेगा और विश्व को मार्गदर्शन भी करे, गुरु के रूप में भी। जी। और वैश्विक रूप से तमाम चुनौतियां आज के युग की है, सिर्फ भारत की नहीं है, और उसका हल लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं और अपेक्षा भारत की तरफ उन्मुख होकर के उनके उससे अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है आज की कि पारिवारिक विघटन और नैतिकता और चरित्र का पतन, ये हमारे परिवार में है और समाज में है। सनातन की तरफ घोर आशा, क्या कहें कि घनघोर आशा से दुनिया देख रही है। कैसे मार्गदर्शन करे सनातन? देखिए, वो भी उत्तर वहां से शुरू होता है, वसुधैव कुटुंबकम। जी। कुटुंब की परिभाषा भारत ने दिया है। जी। कुटुंब क्या हो सकता है? कुटुंब में क्या तत्व ऐसा है कुटुंब को निर्माण करता है? ये भारत ने इस आइडिया को जगत, पूरे दुनिया को दिया है। तो इसमें हमें केवल ज्ञान देने से काम नहीं होगा जी, आचरण से काम होगा जी। आज हम अंधानुकरण में लगे हैं। हमने ये सोचा मेरा सुख जो है बहुत मुख्य है और मेरा सुख के लिए जितना मैं दायित्व कम लेता हूं उतना सुख ज्यादा है। ये सोच की मूल कहाँ है? जी। जितना दायित्व कम लेता हूं इतना मेरे सुख ज्यादा होगा। तो यहाँ ये सारा जो है अंधानुकरण से है जी। क्योंकि हमने सोचा कि दुनिया बहुत, जो बाहर की दुनिया, जो जो जिस रूप से वो जा रहे थे जी। उस तरह के दुनिया के अनेक रूपों को देखा, उसमें परिवार की विघटन भी था। वो हमने सोचा परिवार का विघटन नहीं है, वो परिवार का छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसा एक परिभाषा दे दिया। छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार कैसे हो सकता है? भारत में छोटा परिवार है ही नहीं था जी। तो उसको तोड़ो। तो तोड़ने शुरू हो गया तो विघटन शुरू हो गया। जैसे विघटन होता है, देखिए शरीर में भी एक छोटे छोटे अंग विघटन होता है तो पेन होता है जी। तो विदेश में डिफरेंट स्थिति थी, दशा भिन्न भिन्न थी, हमारी दशा भिन्न थी जी। हम सारे, हमारे सुख के सूत्रों को हमें निर्माण करना पड़ेगा। दूसरों को अंधानुकरण करने से हम सुखी नहीं बनेंगे। देखिए अभी विश्व किस ओर से जा रहा है लोग देख रहे हैं, हम भी उसी ओर के जाएंगे तो हम कहाँ पर पतन होगा हमें पता भी नहीं है। अंधे नैव नियमाना यथांथा, जैसे जैसे जाते हैं तो एक पतन करता है, सब लोग इसके पीछे अंधा होकर पतन करते हैं। लेकिन कम से कम हमें ये पता चल गया कि उसमें बहुत प्रपात है जी। तो हम बहुत दूर नहीं गए हैं, केवल अनुकरण में रहे हैं। हम अभी सुधार सकते हैं जी। क्योंकि जब हम अनुकरण से बाहर आ जाएंगे, हम अपने आप को समझेंगे, आत्मदर्शन होगा जी। तो हमारा परिवार को पुनः खड़ा करने के लिए हमारा विचार होगा जी। यदि परिवार कैसे बनता है? परिवार में मुख्य सूत्र ये है, कर्तव्य से बनता है जी। संबंध अधिकार से नहीं बनता है जी। संबंध ड्यूटी से बनता है। मुझे देखिए एक उपनिषद में एक ये है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। माता भूमि, भूमि माता है, भूमि माता है तो मैं पुत्र हूं, तो ज्ञात है जी, अंडरस्टूड है। क्यों उसको रिपीट किया गया? और रिपीटेशन में एक सूत्र है, माता भूमि ही, ये तो सबको पता है क्योंकि माता माँ का काम करती आ रही है जी। क्योंकि वो कभी अपने पुत्रों को
छोड़ा नहीं है जी लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं पुत्र हूं। जी माता को पता है माता है, लेकिन माता के पुत्र को पता नहीं है मैं पुत्र हूं। जब मैं पुत्र हूं इससे क्या पता चलता है, मेरा कर्तव्य भी है जी केवल लेना नहीं है और मुझे भी सेवा करनी है। जब पुत्रो हम पृथ्व्याः ये हमारा मन में चला गया। ऐसे ही हमारे परिवारों में मुझे क्या मिलना चाहिए परिवार से वो सारा मुझे पता है, लेकिन मुझे परिवार को क्या देना है वो पता नहीं है। चाहे पुत्र के रूप में, चाहे एक बहन के रूप में, जी पत्नी के रूप में, तो अन्य अन्य रूप से हमें कर्तव्य क्या करना है, इससे सब परिवार बनते हैं। इसको सिखाने के लिए पूरा रामायण हमारे सामने है। जी आज भारत में रामावतार हो चुका है, रामो विग्रहवान धर्मः। यहाँ रामावतार हो चुका है, धर्म का अवतार हो चुका है और परिवार फिर से बनेगा। क्योंकि केवल राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर नहीं है, हर घर राम मंदिर है जी वहां राम जी आए हैं तो परिवार भी खड़े हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। जिस कालखंड की प्रतीक्षा कर रहे थे, लोग सोच रहे थे केवल एक राम मंदिर बनाना चाहते, नहीं, केवल एक फिजिकल राम मंदिर बनाना हमारा उद्देश्य कभी नहीं है जी राम हमारे लिए संकेत है। वो यदि अवतरित है तो हर एक भारतीय का दिल में, ग्रह में राम अवतार हो गया। ये भाव से हम रामावतार को, राम मंदिर को देख रहे हैं। तो मैं मानता हूं अभी परिवार खड़ा हो जाएंगे। जैसे राम जी का परिवार खड़ा है वैसे हमारा परिवार खड़ा है। जी, क्या सुंदर उदाहरण है कि राम राज्य की परिकल्पना में जिस तरीके से परिवार का हम स्वरूप देखते हैं, उसी परिवार की अपेक्षा जो है सनातन धर्म भी करता है हमसे। अभी एक और समस्या जो हमारे समाज में है, वैश्विक रूप से है, भारतीय परिवेश में भी है, कि आज 21वीं सदी के भारत में भी नारी सुरक्षित नहीं है, जबकि हमारे यहाँ वेद शास्त्रों में यही कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो वो परिकल्पना कहीं खो गई है हमारे आज के 21वीं सदी के भारत की। ऐसे में सनातन से बहुत सारी अपेक्षा है और ये अपेक्षाएं तभी पूरी हो पाएंगी जब उसे हम पूर्ण रूप से सहज स्वीकार कर पाएंगे। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, हमारे सनातन धर्म के जितने भी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के बारे में कभी हमने सोचा? देखिए, वही देवी कश्मीर में माता के रूप में हमें दिखती है जी। वही देवी कन्याकुमारी में पुत्री के रूप में दिखती है। वही देवी हमारे लिए एक बहन के रूप में, आप जाइए सुभद्रा के साथ कृष्ण खड़े हैं जगन्नाथ जी, तो वही देवी दुर्गा के रूप में है जी, शक्ति के रूप में। तो इस क्षेत्रों का, अलग अलग क्षेत्रों का, देवी क्षेत्रों का महात्म्य क्या है, हमें हमेशा याद दिला रहे हैं कि देवी का, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मातृ रूपेण संस्थिता। तो इस तरह के स्तोत्रों का पारायण जिस देश में हो रहा था, उस स्तुति, इस पारायण क्षेत्र से संबंध से विघटन हो गया हमारा जी। तो जब हमने सोचा कि नारी की रक्षा एक विदेशियों की एक सूत्रों के द्वारा होगा, नहीं होगा। जिस देश में, हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कन्याओं के द्वारा प्रणाम लिया नहीं जाता है, स्वयं कन्या के पाद ग्रहण करते हैं पिता जी। और इस देश में कन्याओं के पाद पूजन किया जाता है जी। उस देश में इस स्थिति के लिए कारण क्या है? हमने हमारे धार्मिक भावनाओं से, धार्मिक मान्यताओं से दूर चले गए। यही भ्रष्टाचार का मूल है जी। यही मन में जो इतने कलुषित वातावरण बना है, इसका मूल है जी। तो नारी रक्षा के लिए हमें पृथक प्रयास करने का जरूरत नहीं। जितने भी हमारे सनातन धर्म के आचरण थे, स्तोत्र पाठ पद्धति थे जी। और जितने भी पर्व उत्सव के काल में, पर्व और उत्सव के काल में जितने भी हम आचरण करते हैं, तो उस सारे आचरणों को फिर से लेके आ जाइए, अनुष्ठान में लेके आएंगे, तब कोई समस्याएं नहीं रहेगी, सारी समस्या दूर हो जाएंगी। जी, बिल्कुल। और बात, एक समस्या और भी है जो कि ग्लोबल है, जो वैश्विक है, वो है पर्यावरण का असंतुलित होना लगातार, चाहे वो जीव जंतुओं के परिदृश्य में हो बात, या फिर वातावरण के परिदृश्य में हो, या जो भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं उसको लेकर के हो।
और ऐसी स्थिति में जो सनातनी परंपरा रही है वो बहुत कुछ सीखने योग्य है उसमें। अगर हम उसको कहीं फॉलो करें तो अभी भी शायद हम अपनी धरती को और अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो एक दृष्टि से हमारे सनातन परंपरा में जी प्रकृति के बारे में धारणा जो है उसको भी हमने ठीक से साइंटिफिक वे में भी और आचरण में भी दार्शनिक रूप में भी हमें फिर से सोचना होगा। जी प्रकृति को हमने एक जैविक वस्तु माना है। प्रकृति को हमने एक जड़ के रूप में नहीं देखा है। ये बहुत बड़ी बात है। जी और ये सारी सृष्टि जो है इसको ब्रह्मा के रूप में हमने देखा है। सारी सृष्टि को, चाहे वो कश्मीर में शैव दर्शन में हो, वो शिव का रूप है। जी और प्रकृति का रूप जब भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, वो प्रकृति एक जड़ प्रकृति नहीं है, वो एक देवी की प्रकृति है, वो एक शक्ति का प्रकटन है। तो हमारे मूल मान्यता को हमने छोड़ दिया, दर्शन को हमने छोड़ दिया। देखिए, मुझे पुस्तक जैसे ही, कोई पुस्तक है, जैसे ही मेरा पादस्पर्श अचानक से हो गया तो तुरंत मैं क्या करता हूँ? जी उसका नमस्कार करता हूँ, उसको उठा जी। के लेके आ जाता हूँ, जी क्योंकि मेरे मन का दर्शन है वो। मैं ये सोचता हूँ ज्ञान का स्थान है, यहाँ सरस्वती का स्थान है। मेरे लिए पुस्तक एक जड़ वस्तु नहीं है, सरस्वती है। जी जब तक मेरे लिए ये गंगा जी एक जड़ प्रवाह है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, गंगा जी मेरे लिए जड़ प्रवाह नहीं है, और ये प्रकृति मेरे लिए एक जड़ वस्तु नहीं है, भोग्य वस्तु नहीं है। ये प्रकृति, ये नदियां, ये पर्वत मेरे लिए देवता स्थान है। जी जब ऐसा दर्शन मुझे होगा तब मेरी प्रवृत्ति अलग होगी। लेकिन इस दर्शन से बहुत दूर चले गए हम। जी सनातन धर्म के इस दर्शन से बहुत दूर चले गए हैं। हमारे लिए सारे प्रकृति को, देखिए अभी मतलब विकास के नाम पर जितने भी हम करते हैं, ये विदेशों से लाया हुआ सिद्धांत के आधार पर, टेक्नोलॉजी का आधार पर विकास की अवधारणाएं है। जी लेकिन कभी हमने सोचा ये विकास अभ्युदय हो सकता है? हमारे मैं प्राचीन उपनिषदों से दो शब्द लेता हूँ सिर्फ, अभ्युदय और निश्चेष। अभ्युदय जो है विकास, उदय विकास है। अभि यानी अभितः, होलिस्टिक। अभ्युदय जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, अभि उदय, होलिस्टिक विकास। कभी इस शब्द के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि उपनिषद ने दिया है। अभ्युदय जो शब्द से जो निकलता है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रकृति को लेकर है, केवल ह्यूमन बीइंग का अभ्युदय नहीं है। प्रकृति के साथ हमें विकास करना है। प्रकृति भी हमेशा विकासशील है जी, उसमें भी चेतना है। जैसे मेरे शरीर में कोई वस्तु के द्वारा छेद किया तो तुरंत मेरा दूसरा हाथ वहां चला जाता है जी, रिएक्शन करता है, तो मुझे पेन होता है। मैंने पर्वत के अंदर इतना छेद किया तो भूमि कभी कभी उसको पेन नहीं होता है। तो हम सोचते हैं भूमि का क्या पेन है, लेकिन है वो भी, क्योंकि हमारी दृष्टि में आध्यात्मिक दृष्टि जो है वो निकल गई है जी। तो मैं आदि भौतिक दृष्टि के साथ आध्यात्मिक दृष्टि को भी जोड़ना है। भूत वस्तु में आत्मा भी है। इस भाव से जैसे हम दूर चले गए वैसे हमारा विकास जो है अभ्युदय नहीं बचा है। हमारा विकास केवल स्वार्थपरक ह्यूमन बीइंग, केवल मानव को मन में रखते हुए हमने ये विकास के बारे में सोचा है। अभ्युदय के बारे में यदि सोचेंगे तो सनातन जन धर्म की दृष्टि जो है अभ्युदय दृष्टि है, विकास दृष्टि नहीं है जी। अब सोचिए कि प्रकृति के साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे वो प्रकृति भी हमारे साथ व्यवहार करेगी। इस व्यवहार को सुधारने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो धर्म दृष्टि हमें सनातन धर्म से ही मिलता है, दूसरों से नहीं मिलता जी। बिल्कुल, सनातन के मूल की अगर बात करें तो सनातन को समझने के लिए संस्कृत को समझना आवश्यक है, क्योंकि साहित्य ही किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का दर्पण माना जाता है, और इसके लिए अपने साहित्य को जानने के लिए उसकी भाषा को समझना जरूरी है। आज संस्कृत की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सनातन की बात हो रही है और सनातन की तरफ पूरी दुनिया
बेहद आशा भरी नजरों से देख रही है। संस्कृत भाषा को लेकर के भी बहुत सारी धारणाएं हैं, जो कुछ सही भी हैं और कुछ गलत भी है। तो चलिए आज अपने बहुत सारी जो आशंकाएं हैं उसे दूर करने का प्रयास करते हैं संस्कृत को लेकर के। श्रीनिवास सर जी, आज संस्कृत की जब बात करते हैं तो एक सवाल ये भी उठता है युवा पीढ़ी के मन में कि लोग कहते हैं कि देववाणी संस्कृत भाषा है, ये देवों के मुख से निकली हुई है। तो क्या जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मानव क्या इतने विकसित हो गए थे कि वो तुरंत ही मतलब संस्कृत पर आ गए थे, या पहले कुछ टूटी फूटी ऐसी ना समझी जाने योग्य भाषाएं थी, जो प्राकृत भाषाएं थी उसमें बोली जाती थी? तो अगर इसके इतिहास की हम बात करें तो प्रामाणिक क्या है? देखिए, मैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये समझना है, मैं संस्कृत को, वैसे संस्कृत सर्वभाषाओं की जननी है, प्राचीनतम है, वेद काल से है, देववाणी है, वेदवाणी है, ऐसा तो कहा जाता है जी। सनातन भाषा भी ये भी है, सच नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जी। लेकिन मेरे लिए संस्कृत जो है लक्ष्य भाषा है जी। मतलब दूसरे ढंग से हमें इसको सोचना है। लक्ष्य भाषा इसलिए है कि देववाणी आपने शब्द किया जी, उसका देववाणी के रूप में आपने देखा जी। जिस वाणी को उपासना करने से जो बोलने वाले साबित देव बन जाते, इसलिए देववाणी है जी। इसलिए नहीं कि देव बोलते थे जी, जो बोलते हैं वो देव बन जाते हैं, इसलिए देववाणी। ये इसकी सही व्याख्या है, सही व्याख्या जी, बिल्कुल। तो यदि आप दैवी शक्ति को चाहते हैं, दैवी संपदा को चाहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण दैवी संपदा के मार्ग है, दैवी संपदा का मूल जो है देववाणी है। इसके आधार पर ही देवी संपदा अपने आत्मसात हो सकती है जी। एक बात है। दूसरी बात, हमारे जितने भी भारतीय भाषाएं हैं, जैसे भारतीयता को यदि खड़ा करना है तो भारतीय भाषाएं चाहिए जी। क्योंकि संस्कृति जो है, हमारे आचार व्यवहार जो है संस्कृति के आधार पर है, संस्कृति हमारे संस्कारों के आधार पर है जी। संस्कार भाषा के आधार पर है। तो भाषा, संस्कार, उसके द्वारा संस्कृति बनती है, जो समुदाय जब करता है जी। वो संस्कृति आचार व्यवहार का मूल होता है जी। जैसे हम बहुत सुनते हैं, इस देश के हर एक व्यक्ति से पूरा विश्व अपना चरित्र को समझता था, अपना चरित्र का एक शिक्षा के रूप में इस देश के सभी व्यक्तियों के चरित्र को देखकर लोग ठीक करते थे जी। विश्वगुरुत्व यही है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। तो हमारे व्यवहार को देखकर लोग यदि व्यवहार सीखते हैं तो उसके पीछे हमारी संस्कृति और हमारी भाषाएं हैं जी। तो भाषाओं की भाषा जो सभी भाषाओं को एक सूत्र, एक अखंड सूत्र में बांधता है, वह संस्कृत भाषा है। उसके कोई विरोध नहीं है किसी का। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि संस्कृत प्राचीन था या तमिल प्राचीन था, नहीं, बात नहीं करूंगा। संस्कृत जननी है या नहीं है, मैं बात नहीं करूंगा। संस्कृत जननी भी नहीं हो सकती, क्या क्या प्रॉब्लम है? संस्कृत जननी है लेकिन माता तो है जी। माता और जननी में अंतर है। जननी का मतलब है उत्पादन हो जाता है, लेकिन माता वो है जो पोषण करती है। तो संस्कृत हमेशा सबको पोषण किया है। क्या सुंदर व्याख्या है जी। तो इसलिए किसी का आपत्ति नहीं है, और अंग्रेजी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी भी यदि संस्कृत से पोषित है तो अंग्रेजी, संस्कृत अंग्रेजी का भी माता है जी। तो माता के रूप में यदि संस्कृत को रखा, तब बात आती है इस संस्कृत को कैसे हमें देखना है आज जी। मैं संस्कृत को ऐसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, दिस इज फ्यूचर ऑफ इंडिया जी। भारत का भविष्य है। भविष्य में जो होने वाला है ये संस्कृत की ओर जा रहे हैं जी। जैसे जैसे हम मातृभाषा की ओर जाएंगे, जैसे जैसे शुद्ध मातृभाषा की ओर जाएंगे, मातृभाषाएं जैसे जैसे विकसित होते रहेंगे तो एक दिन वो संस्कृत बन जाएंगे जी। संस्कृत ऐसी भाषा नहीं, संस्कृत से सभी निकले हैं। मैं मानता हूं जैसे अन्य नदियां गंगा में आकर गंगा बन जाती है जी। सभी नदी मिलकर गंगा नहीं बनती है, सभी नदियां गंगा में आकर गंगा बनती है, स्वयं गंगा के रूप में हो जाते हैं, वो अपनात्व को छोड़कर गंगा बन जाती है। वैसे ही सभी भाषाएं धीरे धीरे संस्कृत में सम्मिलित होकर संस्कृत बन जाती है जी। तो ऐसे में संस्कृत को देख रहा हूं, तो संस्कृत को मैं फ्यूचर के रूप में, एक भविष्य के रूप में देख रहा हूं जी।
तो इसलिए उसको छोड़कर हम भारत को नहीं बना सकते। यही बात पर मैं फिर से वापस आया हूँ। जी बात यह है कि आज की स्थिति में संस्कृत का क्या हाल है, संस्कृत का प्रभाव कैसे होगा। देखिए, संस्कृत को एक भाषा के रूप में, केवल एक भाषा के रूप में मत रखिए। जी मतलब सभी भाषाएं हैं, संस्कृत भी एक है, वो नहीं है। रामायण में एक घटना है, इंद्रजित के बाण से, विष बाण से सभी मूर्छित हो गए थे। जी सभी मूर्छित हो गए तो तब जाम्बवान से जाकर सब पूछते हैं तो क्या करना है। तो जाम्बवान वापस प्रश्न पूछते हैं, क्या हनुमान जीवित है? है तो सभी जीवित है। जी आज संस्कृत को लेकर यदि चर्चा होती है तो मैं यही कहानी कहता हूं, यदि सभी मूर्छित है, क्या हनुमान जीवित है? यदि सभी भाषाएं अंग्रेजी विश्व मोहास्त्र से, विषयुक्त अंग्रेजी मोहास्त्र से यदि भारतीय भाषाएं यदि मूर्छित है, संस्कृत जीवित है तो सभी जीवित रहेंगे। जी बहुत सुंदर। जी संस्कृत जीवित है तो सभी जीवित रहेंगे। तो यदि अपनी मातृभाषा में आपकी भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, आदर है, तो चलिए कोई कुछ नहीं होगा। संस्कृत जीवित जब तक है, आपकी भाषा भी जीवित है। जी तो इसलिए मैं संस्कृत को अलग नहीं देख रहा हूं, सभी के साथ, सभी के लिए संस्कृत को जीवित रखना है। केवल संस्कृत के लिए संस्कृत जीवित नहीं रखना है। मुझे किसी प्रश्न, किसी एक ने पूछा संस्कृत का भविष्य के बारे में क्या होगा, इसके बारे में क्या चिंता है। मैंने कहा, आप संस्कृत के भविष्य के बारे में चिंता मत करो, अपने भविष्य की चिंता करते रहो। यदि अपने भविष्य की चिंता है तो संस्कृत को लेकर, संस्कृत आपके साधन बनेगा। तो मैं संस्कृत के बारे में कोई चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि यदि ये वेदवाणी संस्कृत भाषा इतने भाषाओं के साथ हमेशा जीवित है। जब तक भारतीय भाषाएं चलती रहेंगी, संस्कृत भी जीवित रहेगा, क्योंकि संस्कृत के बिना ये भारतीय भाषाएं नहीं है। तो इसलिए मेरी चिंता संस्कृत के बारे में नहीं है, मेरी चिंता इतर भाषाओं के बारे में है। मेरी चिंता जो है भारतीय संस्कृति की इतर व्यवस्था के बारे में है। तो संस्कृत को लेकर विवाद नहीं करना है, अपितु संस्कृत को लेकर श्रद्धापूर्वक व्यवहार करना है। तो मेरा कोई झगड़ा नहीं है कि संस्कृत को कहाँ पढ़ा रहे हो, कितना पढ़ा रहे हो, इससे क्या होने वाला है, वो नहीं है। और कितना व्यापक रूप से संस्कृत का एक सीखने वालों के लिए व्यवस्था बन रही है, उसके बारे में विचार। जो नहीं सीख रहे उसको सिखाने के लिए मेरा उद्देश्य नहीं है। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत अवेलेबल है क्या? उससे संस्कृत, देखिए देव मंदिर से देव एक प्रतिमा को लेकर लोग जाते हैं। वो प्रतिमा किसके लिए रखा गया है? जो अपने घर में देव मंदिर बनाना चाहते हैं उसके लिए, जो नहीं बनाना चाहते उसके लिए हम नहीं कह रहे। तो संस्कृत की स्थिति यही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में संस्कृत का बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है, क्योंकि आज जिस ढंग से हो रहा है, जिस दृष्टि से आज पीछे स्वतंत्रोत्तर भारत में भी संस्कृत का विचार था शिक्षा में, लेकिन आप नए शिक्षा नीति के द्वारा राष्ट्र निर्माण में संस्कृत का योगदान को लेकर जो शिक्षा नीति में विचार कहा गया है, उससे मुझे लगता है कि 2 साल में ही काफी परिवर्तन आया है। 2 साल में ही संस्कृत अध्ययन में खुद मैं देख रहा हूं, शिक्षा क्षेत्र में जो पहले ट्रेडिशनल घरों से जो संस्कृत के छात्र पढ़ने के लिए आते थे, अभी एक विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। जो किस समुदाय में, किस व्यवस्था में, किस परिवार में संस्कृत का गंध भी नहीं रहा सदियों से, वो भी संस्कृत अध्ययन के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह का स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है। जो 3000-4000 छात्र हम देख रहे थे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज हमारे परिसरों में, अभी 9000-10,000 तक हो गया है। हमारी शिक्षा नीति के बाद अभी जो राष्ट्र स्तर पर जब CUT परीक्षा होती है, उसमें संस्कृत अध्ययन के लिए एक नया उत्साह का वातावरण मैं देख रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। तो मुझे लगता है कि IITs में भी हमारे कम से कम 100 ऐसे संस्थानों में हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृत लर्निंग सेंटर खुल गए हैं, वहां भी संख्या बढ़ रही है। तो ये निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है।
उसमें जी। मुझे लगता है कि संस्कृत एक फैशन भी हो गया है। जी। मैं एयरपोर्ट में भी अभी संस्कृत की बात आती है, संस्कृत को सुनना, संस्कृत से बात करना, संस्कृत के मूवी हो गए हैं अभी, मूवी की स्पर्धा हो रही थी जी। और संस्कृत के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो संस्कृत को लेकर जब जो संस्कृत में लिखा गया तो वो एक फैशन बन जाता है। जी। तो इस दृष्टि से संस्कृत को हमें हर आयाम से संस्कृत का पुरस्कार मिल रहा है, कोई खतरा नहीं है। जी, बिल्कुल। संस्कृत को भाषा के रूप में भी लोग जी। पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैंने कहा। जी। और ज्ञान, क्योंकि आज जो है हर एक क्षेत्र में भारतीय विद्या का संयोजन करने की बहुत बड़ी बड़ी संकल्पना हमने लिया है। जी। आईकेएस, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को हमारे सभी विद्याओं के साथ, जितने भी विद्या क्षेत्र है उनमें भारतीय विद्याओं को जोड़ने का प्रयास शुरू हो गया है। जी। चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, टेक्नोलॉजी हो, और ऐसे क्षेत्र हो जहाँ कृषि हो, सभी क्षेत्र में भारतीय मूल विद्याओं को प्रतिष्ठापन करने का विचार जब है, जी। तब स्रोत कहाँ मिलेगा आपको, मतलब कहाँ से इसको लेके आएंगे? तब संस्कृत से। आप संस्कृत भाषा को एक व्याकरण की दृष्टि से अध्ययन करने की जरूरत है नहीं, वो बात अलग है। संस्कृत में बोल सकता हूं नहीं सकता हूं वो बात अलग है, लेकिन संस्कृत के ज्ञान के बिना आप ज्ञान को आगे लेके नहीं जा सकते। देखिए, एक शब्द, एक वचन है, सुभाषित है, नक्र स्वस्थानम आसाद्य गजेंद्रमपि कर्षति। जब तक जो मकर है, मगर बोलते हैं ना, मगरमच्छ जी। वो पानी में है, तब तक इतना बलवान है तो गजेंद्र को भी ग्रहण कर सकता है। बाहर आ गया तो उसका कोई बल नहीं रहेगा। ऐसे ही भारत जब तक अपना विद्या क्षेत्र में रहेगा तब तक दुनिया को खींच सकता है। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज हो हमारे, जी। हमारे कृषि क्षेत्र हो, हमारे कला के क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भारत को कोई आगे नहीं जा कर सकता। मतलब भारत का कोई बल के प्रयोग जितना भी है, हमारा बल जी, है, वो जी। किसी के पास नहीं है। जी। लेकिन इन क्षेत्रों में हम जब तक इन क्षेत्र के अंदर रहेंगे तब तक हमारा बल बढ़ता रहेगा। तो संस्कृत पानी जैसा है। जी। जब तक एक ज्ञान संस्कृत का पानी में रहेगा तब तक दूसरे के हाथ में हम नहीं रहेंगे। जी। तो इसलिए हमें बहुत गंभीरता से संस्कृत को रक्षा करनी है। जी। जब तक इसको करते रहेंगे तब तक पोषण होता रहेगा। जी, बिल्कुल। तो संस्कृत के रक्षार्थ क्या क्या उपक्रम किए जा रहे हैं, क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं हमारे देश में जिससे कि संस्कृत भाषा निरंतर प्रवाहमान रहे, जीवित रहे, अक्षुण्ण रहे? ऐसे में चूंकि आप तमाम शिक्षण संस्थाओं में आपका योगदान रहा है और अभी भी आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो छोटे से लेकर के बड़े स्तर पर जो शिक्षण संस्थान है वहां पे संस्कृत भाषा को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, तो मैं इसको एक इस तरह दिखाना चाहता हूँ। जी। देखिए, स्वतंत्र पूर्व क्या हुआ, एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की गई संस्कृत अध्ययन के लिए। जी। मतलब संस्कृत कॉलेजों को खोला गया, उसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई। तो लोगों को लगा कि स्पेशल ग्रांट गवर्नमेंट दे रहा है, लेकिन अंग्रेजियों का ये चाल किसी को पता नहीं था कि मुख्य धारा में संस्कृत को नहीं रखना है, उसको मुख्य धारा से अलग करना है। जी। यह एक विचार अंग्रेजों का था। जी। इससे लोगों को लगा कि ये बहुत अनुदान दे रहे हैं, लेकिन वह एक जाल था। अभी हम समझ में आ गया। जी। अभी मैं कहता हूं, मुख्य धारा में संस्कृत को लेके आने का प्रयास ज्यादा मत करिए, संस्कृत के धारा में बाकी धारा को जोड़ने का प्रयास करिए। जी। एक ऐसा करना चाहिए। इसलिए जैसे अविरल गंगा के लिए हमेशा प्रयास होता रहा है, अविरल गंगा जब तक रहेगी तो बाकी धाराओं का उसमें शामिल होने से गंगा हमेशा के लिए गंगा का प्रवाह रहेगा। जी। ऐसे ही इस अविरल धारा के लिए आज जो 10 साल से प्रयास हुआ है, उसमें प्राचीन भारत के जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसको पुष्टि देने के लिए एक उज्जैन में महर्षि सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा एक बोर्ड का आरंभ किया गया है। एक स्वतंत्र बोर्ड जिसके द्वारा सारे गुरुकुल की व्यवस्था, संस्कृत विद्या गुरुकुल व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवस्था है। जी। तो अनेक राज्यों में तो
बोर्ड्स हैं, उसके द्वारा शिक्षा दी जा रही है। तो इसके लिए इन बच्चों के लिए गुरुकुल व्यवस्था और अध्यापकों के लिए, छात्रों के लिए मानदेय छात्रवृत्ति, इसके बारे में भी काफी बढ़ावा दी गई है जी। और उसके एक ट्रेडिशनल व्यवस्था के बारे में बताया। और अनेक संस्कृत उच्च संस्थानों को केंद्रीय संस्कृत का विश्वविद्यालय का दर्जा दिए। अभी भारत में देखिए गत 50 साल में 18 संस्कृत विश्वविद्यालयों का स्थापना हुई है जी। उसमें ये नहीं बोल रहा हूँ सभी संस्कृत संस्थान बहुत अच्छे तरीके से काम करने की व्यवस्था हुई है, लेकिन इस गत सालों में इन संस्थानों को मतलब विशेष स्थान दिया गया जी। उसके कारण से संख्या में भी अभिवृद्धि हो गई है जी। गुणात्मक अभिवृद्धि विकास भी हुआ है जी। उसके साथ ही हम खास करके केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारत सरकार का एक ऐसे संस्थान है जो नोडल एजेंसी है जी। भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम्स के द्वारा संस्कृत अध्ययन का विकास की जाता, संस्कृत और पाली प्राकृत तीनों को साथ में हम लेके जा रहे हैं और इसके द्वारा जितने भी अन्य संस्थान इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए हम अनुदान भी देते हैं और आईआईटी जैसे आईएम जैसे संस्थानों भी केंद्र आरंभ हो चुके हैं जी। और वहाँ भी काफी संख्या में छात्र जुड़ रहे हैं, अध्यापक भी जुड़ रहे हैं और ऐसी कुछ योजनाएं हैं मैं आज आपके सामने समक्ष रखने के लिए बहुत आनंदित हूँ। जैसे इस साल से हम कुछ संस्कृत शास्त्र विद्वानों को जो युवा विद्वान हैं उनको हम आईआईटीज में अध्ययन करने के लिए भेज रहे हैं, शोध करने के लिए, ताकि उनके द्वारा आईआईटी के छात्रों का भी अध्ययन हो और ये भी आधुनिक विषयों में परिनिष्ठित स्किल सीख कर शोध करें जी। और उसके साथ ही आधुनिक विषयों में जो काम कर रहे हैं शोधार्थी है उनको विशेष वृत्ति के साथ, शोध वृत्ति के साथ हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में लेके आ रहे हैं जी। तो आदान प्रदान के कारण से एक संवाद बनेगा जी। साथ ही देखिए पहले आयुर्वेद अध्ययन जो था वो संस्कृत के साथ था, बीएमएस जैसा पदवी स्नातक उपाधियां आज संस्कृत से बहुत दूर चली गई है जी। आयुर्वेद के संस्कृत के साथ कोई संबंध नहीं रहा, ऐसी स्थिति हो गई जी। लेकिन अभी संस्कृत के छात्र भी आयुर्वेद पढ़ सकते, ऐसी योजना अभी आयुष मंत्रालय से स्वीकृत है जी। तो इसके द्वारा एक पूरे भारत में ऐसे संस्थान खुल जाएंगे जहां संस्कृत के छात्र आयुर्वेद वैद्य बन जाएंगे, तो शोध करेंगे तो आयुर्वेद का एक नया विकास हम देख सकते हैं जी। तो कुल मिलाकर ऐसे एक स्थिति दशा बन गई है, एक संस्कृत का विकास होने का सारे अवसर खुल गए हैं जी। तो मैं मानता हूं सरकार जितना प्रयासरत है उतना ही समाज भी होना चाहिए। समाज हमेशा जितना उन्मुख रहेगा उतना ही सरकारें उन्मुख रहेंगे। सरकार और समाज दोनों मिलकर इस काम को आगे लेके जाना है, ऐसा मैं मानता हूँ जी। बिल्कुल, यानी कि अब वो दौर चल रहा है संस्कृत भाषा का कि हम ये नहीं कह सकते कि महज पंडा और पुरानियों की भाषा रह गई है, ये महज ज्योतिषाचार्यों की भाषा रह गई है या कर्मकांडी ब्राह्मणों की भाषा रह गई है, आचार्यों की भाषा रह गई है। अब इसको प्रौद्योगिकी जैसे संस्थानों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, इसे चिकित्सा से जोड़कर देखा जा रहा है और हम आशा करते हैं कि संस्कृत भाषा वो दिन दूर नहीं कि जब मुख्य धारा से जुड़ करके हमारे व्यवहार में भी दिखेगी और इसके उन्नयन के लिए, इसके विस्तार के लिए और यूं कहें कि भारत के गौरव के लिए संस्कृत भारती का बड़ा अहम योगदान रहा है, उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। देखिए जैसे मैंने कहा सरकारी व्यवस्था के द्वारा यह हम सोच नहीं सकते केवल सरकारी व्यवस्था के द्वारा सारा बन जाएगा। सरकारी व्यवस्था जो है एक पुष्टि देने की एक अपने प्रक्रिया में काम करती है जी। लेकिन समाज में, क्योंकि मैं मानता हूं समाज में जितनी जागृति होगी, जागरण होगा, समाज जो चाहता है वो सरकार चाहता है जी। आज 40 साल से पहले जब संस्कृत को लोग मृत भाषा के रूप में देखते थे, सोचते थे जी। मृत नहीं है, संस्कृत भाषा अमृत भाषा है जी। क्योंकि जो भाषा अपनी क्षमता के कारण बाकी अन्य भाषाओं को अमृतत्व देती है तो वो कैसे मृत हो सकते हैं। लेकिन लोगों की धारणा ये थी कुछ लोग बात ही नहीं करेंगे, तो संस्कृत में कोई बात करने वाला नहीं था। अभी समाज में हम लेके गए हैं
देखिए, संस्कृत भारती का बहुत बड़ा योगदान ये है कि कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, मतलब हमने ये डेवलप किया कि कोई संस्कृत बोल सकता है। पहले ये नहीं सोचते थे, पंडित लोग बोलते हैं ऐसा सोचते थे। अभी पंडित होने का जरूरत नहीं है, आप कन्नड़, तमिल, अंग्रेजी यदि 1 महीने के अंदर बोल सकते हैं तो उससे कम 10 दिन के अंदर आप संस्कृत बोल सकते हैं। ये हमने प्रूव किया, करोड़ों लोगों को संस्कृत को सिखाया। 10 दिन के अंदर आप संस्कृत बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं जी। तो संस्कृत एक जनभाषा बन गई। संस्कृत एक जनभाषा हो सकती है, जनभाषा है, एक अवधारणा भारत में, भारत के बाहर कम से 40 देशों में बन गई है जी। उसका उदाहरण हमने उपस्थापना की है। देखिए, ये प्रेरणा हमें मूलतः हमें हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मूल विचार है भारत को खड़ा करने का, उस प्रणाली में संस्कृत भाषा को जन भाषा बनाने की प्रेरणा जो मिली है उसके द्वारा हम आगे चल रहे हैं। अभी करोड़ों में लोग हैं, लाखों में परिवार ऐसे हैं जिस परिवार संस्कृत में बोल सकता है, बात कर सकता है। मातृभाषी संस्कृत के छात्र भी हैं, ऐसे बालक है जो उनकी मातृभाषा ही संस्कृत है। संस्कृत के गांव है, संस्कृत के संस्थानों में है, कक्षाओं में संस्कृत की बात की जाती है, समाज में भी की जाती है। तो ये बात समझिए कि केवल कक्षा में संस्कृत नहीं है, समाज में भी संस्कृत है। देवालय में संस्कृत नहीं है, लैब में भी संस्कृत है। ये धारणा अभी बन गई है संस्कृत भारती के कारण से। क्योंकि साइंटिस्ट आप देख लीजिए, इसरो के अध्यक्ष यदि संस्कृत में बोल सकते हैं, इसरो के एक कुछ गतिविधियों को संस्कृत में एक मूवी बनाया जा सकता है, तो मंगलयान यदि संस्कृत में है, चंद्रयान संस्कृत में है, तो संस्कृत विज्ञान से भी जुड़ गया है। तो संस्कृत को एक देवालय संस्कृति से जोड़ना नहीं है, संस्कृत को एक विज्ञान अनुसंधान संस्कृति से जोड़ना है। वो काम हो चुका है। तो हम बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन आज हमारे लक्ष्य बहुत बड़ा है। 140 करोड़ देश की भाषा देश है, आबादी बहुत कम नहीं है। हम 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ संख्या से कोई मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य 100 करोड़ का है। तो उसको करने के लिए पूरे दुनिया के सभी लोगों से जुड़ना है। तो मैं कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ये नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाइज करना है। तो उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हम इस पे अवश्य होंगे। तो जब समाज में जागृति होगी तो धीरे धीरे कक्षा में, उसके द्वारा सरकार में, और उसके द्वारा सभी क्षेत्र में। तो यह लक्ष्य के साथ हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये लक्ष्य बहुत ही सुहावना है, सुनने में बहुत ही कर्णप्रिय है, और ये जो सत्प्रयास है वो आगे रंग जरूर लाएगा। लेकिन जो अभिभावक हैं उनके सामने एक बड़ी विभीषिका, एक बड़ी समस्या रहती है कि बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भी अगर वो भेजना चाहते हैं, मोटी मोटी फीस नहीं भी देना चाहते हैं, तो भी ये उनकी विवशता होती है कि जीविकोपार्जन हमारा बच्चा आगे चल के कैसे करेगा, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। इस वजह से विवशता में भी वो ऐसे कल्चर को स्वीकार करते हैं, नहीं चाहते हुए भी। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं। तो जब संस्कृत भाषा की बात करते हैं, मातृभाषा की बात करते हैं, तो क्या ऐसे सरकारी प्रयास होने चाहिए जिससे कि उनकी ये जो आशंकाएं हैं वो दूर हो सकें? देखिए, आज क्या सोचेंगे हम, कॉन्वेंट में, अंग्रेजी इंटरनेशनल स्कूल में जितना संस्कृत के लिए डिमांड है कहीं नहीं है जी। तो जो धारणा बन गई, क्योंकि लोगों को स्पष्ट हो गया कि केवल जीविका नहीं है, जीवन भी चाहिए जी। जीविका है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो संस्कृत को लेकर अभी इतनी जागृति है, तो इंटरनेशनल स्कूल में भी संस्कृत के बारे में बहुत ही डिमांड है। तो वैसे तो देखा जाए तो बाकी ही कम है। सरकार को क्या करना है? हमेशा देखिए, सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकता है जी। केवल राजपत्र से कुछ नहीं होगा। सरकार अनुकूलता कर सकते हैं। आज सरकार मुक्त रूप से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वयं प्रधानमंत्री जी संस्कृत के आधार पर भारत को नया भारत को खड़ा करने का जो संकल्प लिया है, तो संस्कृत के बारे में कोई मतलब यहाँ सरकार की योजना में कोई कमी नहीं है। तो मैं मानता हूँ समाज में और जागृति चाहिए। और जैसे आपने कहा, माता पिता के मन में जो आशंकाएं हैं उसके बारे में देखिए, प्रवाह जैसा चलता है वैसे लोग चलते हैं जी। एक ऐसा प्रवाह था
यहाँ से पैकेज बनाकर विदेश में लोगों को भेज दे, निर्यात करना, ये हमारा लक्ष्य है जीवन का। ऐसा एक काल था, अभी वो काल चला गया। लोगों को ये स्पष्ट है कि अभी जितनी घटनाएं हो रही है विदेशों में जी, और अशांति है, अस्पष्टता है, और जैसे हमारे रमन जी जैसे व्यक्ति यदि विदेश में काम करके सारा करने के बाद भारत आकर भारत में काम करने के लिए बहुत है ऐसा सोचते हैं, जी, तो वो आदर्श बन जाते हैं। जी, तो माता पिता भी अपना पुराना आदर्श छोड़ेंगे, नया आदर्श स्वीकारेंगे। जी। तो ये मुझे लगता है कि दशा परिवर्तित होगी। बहुत सुंदर। और संस्कृत से संस्कृति है या संस्कृति से संस्कृत, ये भी एक सवाल हमेशा मन में उठता रहा है। इसकी भी व्याख्या आज आपके माध्यम से हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। जी, नहीं, ये तो देखिए, ये मेरा नहीं है, दोनों परस्पर है। जी, और उसमें खास करके इसमें क्या बीज से अंकुर है, अंकुर से बीज से, कोई प्रश्न नहीं है। जी, बीज पहले बना बाद में अंकुर बना, कौन उत्तर दे सकता है? तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी, संस्कृत संस्कृति, भाषा और विचार, और संस्कृत और संस्कृति, वो दोनों परस्पर आश्रित है। जी, मान के चलिए, इस संस्कृति को हमने बचा के रखा, संस्कृत को नहीं रखा, जी, इसलिए संस्कृत आज फिर से विकसित हो रहा है। हम्म, यदि संस्कृत विकसित होगा, संस्कृति रहेगी। जी, तो ये परस्पर आश्रित है। तो इसको हम जैसे मैं मानता हूँ, जो नदी के पात्र के बिना जी, नदी में प्रवाह नहीं हो सकता है ठीक से। हम्म, पात्र को ठीक रखना है। तो मैं संस्कृत को एक पात्र के रूप में देखता हूँ। नदी क्या है? पात्र के बिना नदी सोच नहीं सकते। केवल जल मात्र नदी नहीं है, पात्र के साथ नदी है। जी, तो संस्कृत और संस्कृति, संस्कृति प्रवहमान है, संस्कृत जो है अटल रहता है, जैसे पात्र रहता है, नदी का पात्र। जी, नदी का पात्र जैसा रहता है वैसा संस्कृत है, और प्रवाह जैसा संस्कृति है। जी, यही नदी है। जी, बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे। आज आपने बहुत सारी आशंकाओं को दूर किया, मन में बहुत सारी भ्रांतियां थी, उसको भी आपने स्पष्ट किया जो है। और आपकी व्याख्या से मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के, उनके मन में संस्कृत के प्रति और भी सद्भावना और भी आदर आज विकसित हुआ होगा। हम उपकृत हुए आपका सानिध्य और आपकी ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके, और इसी उम्मीद के साथ कि हम कुछ ऐसी ही नई जानकारी और कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। मैं अंतिम में एक ही बात कहना चाहता हूँ, सनातन धर्म के लिए जो इस तरह के अनुसंधान संस्थान जो यहाँ कार्यरत है, उसका विस्तार होना चाहिए। और जैसे हम जानते हैं, स्वतंत्र भारत में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान हो गया, जी, अभी जय अनुसंधान। जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का नया एक घोषणा वाक्य है। अनुसंधान कहाँ कहाँ होना चाहिए? सनातन में भी होना चाहिए। जी, तो इस दृष्टि से आपने जो आरंभ किया है, ये बहुत बड़ा अश्वत्थ रूप के विस्तार होगा। इसका परिणाम भी बहुत बड़ा होगा। हम चाहते हैं यह संस्था आगे बढ़ते रहे और इसका कार्यक्रम का प्रभाव बढ़ते रहे। धन्यवाद।